अब अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत कि समाज में अपराध के क्या कारण हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय पर अनेक विचारकों ने अपनी कुछ थेरीज प्रस्तुत की हैं, अपने कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए हैं जिन्हें हम अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 18वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रमुख समर्थकों में बेकारिया, बेंथम और फिशरबेक हैं। ये सिद्धांतवादी सुखवादी दर्शन से प्रभावित थे और इस दर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे मिलने वाले सुख व दुख का हिसाब लगाता है और फिर वह वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिलता है। एक अपराधी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर दुख की तुलना में सुख अधिक मिलता है। और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम इटली के अपराधशास्त्री बेकरिया ने प्रस्तुत किया और उनका यह मूल आधार जो था वो ये विचार थे उनके कि अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना में सुख का अधिक अनुभव करता है और अपराध का अर्थ है समाज को हानि पहुंचाना और क्षति की मात्रा ही अपराध की मात्रा को भी निर्धारित करती है। इसके बाद भौगोलिक सिद्धांत जो कि 18वीं सदी से 20वीं सदी तक यह सिद्धांत प्रचलन में रहा। भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक पर्यावरण, भूमि की रचना, वर्षा, तापमान, जलवायु इत्यादि को उन्होंने अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया और इसके प्रमुख समर्थकों में हमें क्वेटलेट, गुएरी, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लैकेसन, कोहन और क्रोपोटकिन के नाम सुनाई देते हैं। इसमें अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग कुछ सिद्धांत भी दिए हैं जो कि क्योंकि भौगोलिक सिद्धांत से ही संबंधित हैं तो इसलिए उनको सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे क्वेटलेट और गुएरी ने अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत दिया, थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम, और उन्होंने कहा कि गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं। उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा, प्राकृतिक साधनों की अधिकता होने पर अपराध कम होंगे और इनके विपरीत परिस्थितियों में अपराध अधिक होते हैं। और इनका मानना था कि भौगोलिक पर्यावरण मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं अपराध बढ़ते जाते हैं और ध्रुवों की ओर यदि देखें जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पे शराब पीकर किए जाने वाले अपराधों की संख्या अधिक होती है। डेक्स्टर कहते हैं कि मौसमी तत्वों जैसे तापक्रम, नमी, वायुमंडल का दबाव आदि के आधार पर अपराधी प्रवृत्ति का अध्ययन किया उन्होंने और आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ हिंसा के अपराध घटते हैं, वायु के दबाव के साथ हिंसा के अपराध बढ़ते हैं। लैकेसन ने अपराध संबंधी एक कैलेंडर बनाया और दर्शाया कि किस महीने में कौन से अपराध होते हैं और लोम्ब्रोसो ने कहा कि समतल भूमि में अपराध कम और घाटियों में पहाड़ की चोटियों पर अपराध अधिक होते हैं। तो ये जो भौगोलिक सिद्धांत है इसके आधार पर कहा जा सकता है कि हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव मानव स्वभाव पर पड़ता है, किंतु पर्यावरण और अपराध का सीधा संबंध नहीं है। यदि अपराध के लिए यही एकमात्र कारक उत्तरदायी होता तो क्या कारण है कि एक ही प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में रहने पर भी एक व्यक्ति अपराध करता है और दूसरा नहीं करता। तो इस सिद्धांत में सामाजिक कारकों की उपेक्षा भी की गई है। इसके बाद जो थर्ड हमारा जो सिद्धांत है वो है प्रारूपवादी संप्रदाय। इसे इटालियन संप्रदाय भी कहा जाता है और इस संप्रदाय का मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, क्रिमिनल्स आर बोर्न। इनका कहना है कि अपराधी का एक विशेष प्रारूप होता है जिसे देखकर ही उसे पहचाना जा सकता है। उसकी शारीरिक रचना सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है और ये शारीरिक विशेषताएं अपराधी को वंशानुक्रमण में मिलती हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों में लोम्ब्रोसो, गैरोफिल, एंट्रिको फेरी नाम प्रमुख हैं और ये सभी चूंकि इटली के थे अतः इस संप्रदाय का नाम भी इसी आधार पर कर दिया गया। इस संप्रदाय के लोगों ने अपराध के कारणों की व्याख्या अपराधी के शरीर रचना के आधार पर की, साथ ही यहाँ अपराधी की मानसिक विशेषताओं को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना। और जो लोम्ब्रोसो हैं ये इटली की सेना में डॉक्टर थे और उन्होंने देखा कि सैनिक अनुशासन प्रिय हैं, कुछ उद्दंड भी हैं और अपराधी सैनिकों के शरीर की रचना और सामान्य सैनिकों के शरीर की रचना में इन्होंने उल्लेखनीय अंतर नोटिस किए। और इसके अलावा गैरोफिलो लोम्ब्रोसो के विचारों से प्रभावित होकर उसके समर्थक थे और उन्होंने स्वीकार किया कि अपराधी एक प्रारूप होता है किंतु वे शारीरिक विशेषताओं के स्थान पर मानसिक विशेषताओं पर अधिक जोर देते थे और
उन्होंने कहा कि अपराधियों में दया और ईमानदारी की भावना का अभाव होता है। ईमानदारी के अभाव के कारण वे संपत्ति के विरुद्ध और दया के अभाव के कारण व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसी प्रकार एनरिको फेरी लोम्ब्रोसो के शिष्य थे और आपने अपराधियों की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं के साथ साथ भौतिक व सामाजिक पर्यावरण को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। तो इटालियन संप्रदाय के अनेक विद्वानों ने आलोचना की और आज यह भी कोई भी नहीं मानता कि अपराधी जन्मजात होते हैं। उन्हें शारीरिक व मानसिक लक्षण वंशानुक्रमण में मिलते हैं और इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि अपराधियों में दया और ईमानदारी का अभाव होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और इस सिद्धांत का विचार है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि अपराधी बनाए जाते हैं। तो 19वीं सदी में समाजशास्त्रीय अभिमत और भौगोलिक अभिमत का साथ साथ उदय हुआ। दोनों ही ने पर्यावरण को अपराध का कारण माना, किंतु भौगोलिक अभिमत पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है जबकि समाजशास्त्रीय अभिमत सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है। और सदरलैंड यह कहते हैं कि इस सिद्धांत का केंद्रीय तत्व यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं का फल है जिनमें दूसरे प्रकार के सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। और समाजशास्त्रीय अभिमत की मान्यता है कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। एक गैर अपराधी व्यक्ति जब अपराधियों के संपर्क में आता है तो वह भी अपराध करना सीख जाता है। रूथ केवन अपराधी व्यवहार को सामूहिक साहचर्य का प्रतिमान मानते हैं और इसमें ये जो सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, कुछ अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग मत इसके लिए प्रस्तुत किए हैं। जैसे सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सर्वप्रथम अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की और आपने अपराध का कारण अपराधी लोगों से संपर्क माना और अपराध पर सन 1939 में विभेदक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और आपने अपराध की 2 व्याख्याएं प्रस्तुत की, परिस्थिति संबंधी व्याख्या और जन्म संबंधी या ऐतिहासिक व्याख्या। परिस्थिति संबंधी व्याख्या में अपराध को परिस्थितियों का प्रतिफल माना जाता है। जैसे ही किसी को कोई मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा उठा करके अपराध कर देना। और ऐतिहासिक या जन्म संबंधी व्याख्या अपराध को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखती है। इसका अर्थ है कि आपराधिक कार्य परिस्थिति के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया वरन एक लंबे समय की सीख का परिणाम है जो व्यक्ति ने अपराधी लोगों के संपर्क में आकर के सीखा है। तो सदरलैंड अपराध को संगति और सीख का परिणाम मानते हैं और ये संगति 3 प्रकार की, व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूहों की सदस्यता जैसे किसी भाषण या श्रोता समूह में भाग लेना, तथा अंतःक्रियात्मक समूह जैसे खेल का मैदान, गैंग और क्लब इत्यादि से उत्पन्न संगति। तो इस सिद्धांत का कहना है कि व्यवहार सीखा जाता है। अपराधी व्यवहार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होता। अपराधी व्यवहार प्राथमिक समूहों की संपर्क की देन है। अपराध में एक व्यक्ति अपराध की विधियां, प्रेरणा, मनोवृत्तियां आदि सीखता है। संपर्क भी समय, तीव्रता, प्राथमिकता और पुनरावृत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। और अपराधी व्यवहार सीखने की विधियों एवं कानून सम्मत व्यवहार सीखने की विधियों में समानता देखने के लिए मिलती है। इसके बाद क्लोवर्ड और ओहिन का सिद्धांत है। क्लोवर्ड और ओहलिन का सिद्धांत है जो कि उन्होंने डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, ए थियरी ऑफ डेलिंक्वेंट गैंग नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने दिया। और इनका ये कहना है कि इनका जो सिद्धांत है वो दुर्खीम एवं मर्टन की व्याधि की तथा क्लिफोर्ड शो और सदरलैंड के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे इन्होंने विभिन्न अवसर का सिद्धांत का नाम दिया है। और इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जब वह साधनों से नहीं कर पाता है तब वह गैर कानूनी साधनों का सहारा लेता है और ये गैर कानूनी साधन भी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते। प्रमुखतः निम्न वर्ग के युवा लोग जब मध्यम वर्ग के मूल्यों और उद्देश्यों को वैध तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते तो वे अवैध तरीकों को प्रयोग में लाते हैं। अवैध साधनों की उपलब्धि में अंतर के कारण ही अपराध की मात्रा में भी अंतर देखने के लिए मिलता है। क्लोवर्ड और ओहलिन ने अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा दी और अपराधी उपसंस्कृति में अपराध केंद्र बिंदु होता है और अपराधी क्रियाओं का इस संस्कृति द्वारा समर्थन किया जाता है।
अपराधी उपसंस्कृति के 3 प्रकार हैं: अपराधी उपसंस्कृति, संघर्ष उपसंस्कृति और अपक्रमण वाली उपसंस्कृति। अपराधी उपसंस्कृति कहा जाता है, इसमें अपराधी गिरोह भौतिक लाभ के लिए अवैध साधनों जैसे चोरी, कपट, धोखा इत्यादि का सहारा लेता है। ये लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते और साधारणतः समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। संघर्ष उपसंस्कृति, इसमें गिरोह, धमकी, मारपीट, हत्या इत्यादि का सहारा लिया जाता है। और अपक्रमण वाली उपसंस्कृति, इसमें नशीली वस्तुओं जैसे शराब, अफीम, गांजा, चरस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मर्टन का व्याधिकी या एनोमी सिद्धांत है, और मर्टन ने एनोमी की अवधारणा दुर्खीम से ग्रहण की। दुर्खीम ने ही सर्वप्रथम एनोमी की अवधारणा दी थी, और इसका प्रयोग उन्होंने समाज में श्रम विभाजन को स्पष्ट करने के दौरान किया था। इनका मानना था कि जब व्यक्ति की आकांक्षाएं सीमित हो जाती हैं तो उन पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है और उनकी पूर्ति भी असंभव हो जाती है। असीमित आकांक्षाएं व्यक्ति पर समाज विरोधी व्यवहार के लिए दबाव डालती हैं, जिससे नियमहीनता पैदा होती है। दुर्खीम के इस सिद्धांत को मर्टन ने और अधिक विकसित किया, और आपने बताया कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके संस्थागत साधन भी समाज के द्वारा निश्चित निर्धारित किए जाते हैं। जब इन लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में सामंजस्य नहीं होता तो ऐसी स्थिति को मर्टन व्याधिकी या एनोमी का नाम देते हैं। इसके बाद टॉफ्ट का सिद्धांत है। टॉफ्ट का सिद्धांत, जो कि टॉफ्ट अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी मानते हैं, और उनके अनुसार कोई भी संस्कृति जो भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धा वाली होगी, जिसमें प्रतिष्ठा और परिस्थिति की होड़ होगी, वहाँ अपराध अधिक होंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट है क्लिफोर्ड शॉक का सिद्धांत, जो कि अपराध के लिए इन्होंने परिस्थितियों की दशाओं को उत्तरदायी ठहराया है और अपराधी क्षेत्र की अवधारणा दी। और आपने कहा कि अपराध किसी भी नगर के केंद्र में अधिक होते हैं, और जैसे जैसे हम इस केंद्र से दूर होते जाते हैं अपराध भी घटते चले जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट सिद्धांत है वो है बहुकारकवादी सिद्धांत। और अनेक विद्वानों ने अपराध के लिए किसी एक कारक को नहीं बल्कि एक से अधिक यानी कि अनेक कारकों की उपस्थिति को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। इसमें एग्रिको, फेरी व हिली इसके समर्थक हैं। बहुकारक की धारणा का विकास 19th सेंचुरी में हुआ, और इसके प्रमुख समर्थक इंग्लैंड के अपराध शास्त्री सिरिल बर्ट हैं। और आपका ये मानना है कि अब तक अपराध शास्त्रियों द्वारा दी गई संभावित व्याख्याएं बहुत ज़्यादा संकुचित हैं। सामान्य रूप से कभी कभी वह अपराध शास्त्री 4-5 सर्वव्यापी प्रमुख कारणों से, तो कभी कभी एक से ज़्यादा नहीं की खोज से संतुष्ट हो जाता है। अपराध अनेक कारणों के मिलने से घटित होता है, और सब मिलाकर लगभग 170 विशिष्ट परिस्थितियां पाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक बच्चे के अप्रत्याशित व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकता है। प्रमुख 6 कारकों का उन्होंने उल्लेख किया: आनुवंशिकी, पर्यावरण संबंधी, शारीरिक, बुद्धि संबंधी, स्वभाव संबंधी तथा संवेग और मनोग्रंथि संबंधी कारक। और इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। एल्बर्ट कोहन लिखते हैं इसकी आलोचना करते हुए कि बहुकारकवाद में एक प्रभावक को अलग नहीं किया गया। कई बार एक सिद्धांत में अनेक प्रभावकों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत हैं, अपराधी अपराध क्यों करते हैं, उसके पीछे कौन सी थियरीज हैं, यह इसको स्थापित करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।